रहमान फिल्म एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देखिए, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मेटिन से कहता है कि हम सुबह होते ही आप लोगों को कंट्री साइड पे छोड़ देंगे, जहां से कोई आपकी मदद भी कर देगा और आपको वहां पर फोन भी मिल जाएगा। अब एक लड़की को वॉशरूम जाना था। पॉल उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता दिखाता है और साथ ही वो पेंटिंग ट्यूब जो इन्होंने चुराई थी चुपके से वो उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है और तभी उनकी नजर उस रेड बैग पर भी पड़ जाती है जो एरिक ने समुद्र के अंदर फेंका था। अजीब बात थी, वो बैग अब घर के अंदर था। पॉल इस टाइम ज्यादा सोचता नहीं है और उस बैग को भी उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। पॉल घबराया हुआ मेट को किचन में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि एरिक हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि जो बैग हमने एरिक को दिया था समुद्र में फेंकने के लिए, वो बैग अब घर पे है और उसके अंदर सारा सामान वैसे का वैसा ही है। ये सुनकर मेट गुस्से से पागल होने लग जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि जरूर एरिक ने उन्हें धोखा देने वाला है और उसी ने इरीस को मारा है। तभी एरिक उन्हें घबराया हुआ देखकर उनकी बातें सुनने के लिए आता है तो मेट उसे बहुत बुरा भला कहता है। एरिक बात को संभालते हुए कहता है, अपने इमोशन पर काबू रखो, हमें किसी तरह बस ये रात गुजारनी है। सुबह होते ही हम इन लड़कियों को अपने ही कार की चाबी दे देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये तीनों भी अब उन लड़कियों के पास आ जाते हैं और वो लड़कियां इनसे गेम खेलने को कहती हैं, जिस गेम में इन्हें आपस में एक दूसरे को जानना था। एक लड़की इन्हें यहाँ पे बताती है कि वो तो प्रिंसेस है और उसकी बात सुनकर ये तीनों हंसने लग जाते हैं। तब दूसरी लड़की इन्हें बताती है कि वो कुंफू चैंपियन है और अपने आप को जाहिर करने के लिए वो यहाँ पर एरिक को चेयर पर गिरा देती है। ऐसे ही गेम खेलते खेलते इन लोगों की दोस्ती बढ़ने लग जाती है और इतने में लाइट भी चली जाती है। एरिक जब लाइट को ठीक करने के लिए बाहर निकलता है तो एक लड़की उसके पीछे ही आ जाती है। ये लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसी सब के दौरान इन्हें समुद्र में से किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे इन्होंने दोपहर में सुनी थी। वो आवाज इनको हिप्नोटाइज कर लेती है। वो लड़की एरिक की ऐसी हिप्नोटाइज हुई हालत को देखकर परेशान होती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर एरिक को होश नहीं आता। वो लोग अब समुद्र की तरफ जाने लगे थे। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे ही थे तभी उन्हें होश आ जाता है और उन्होंने क्या देखा कि समुद्र के किनारे पर बहुत सारा खून और इंसानी जिस्म के ऑर्गन पड़े हैं। ये देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं और वो लड़की जो एरिक के साथ थी वो एरिक की पॉकेट से गन निकालकर एरिक के ऊपर तान देती है और पूछती है कि बताओ तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। समझ तो इन्हें भी कुछ नहीं आ रही थी। एरिक बताने की कोशिश करता है कि उस दिन दोपहर में भी ऐसे ही बहुत से निशान इस समुद्र के आसपास देखे थे, जरूर यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है। हमें लड़ने के बजाय अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। असल में यहाँ से मेट और उसके साथ जो लड़की थी वो गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ और करते तभी समुद्र में से वो आवाज दोबारा आने लगती है जो इन्हें हिप्नोटाइज कर देती है। मुश्किल से ये अपने आप को होश में रखते हैं और पॉल एरिक से कहता है कि हमें घर वापस जाकर कानों के अंदर कुछ लगा कर आना चाहिए ताकि ये आवाज हमें तंग ना करे और हम अपने साथियों को भी ढूंढ लें। जब ये लोग घर पहुंचे तो देखा कि वो लड़की पहले से ही घर पे थी और मैप ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एरिक को अब उसी के ऊपर शक होने लगता है कि जरूर वही ये सब तो नहीं कर रही। वो उसके ऊपर गन तान देता है और तभी समुद्र से दोबारा आवाजें आने लगती हैं। एरिक हिप्नोटाइज होने लगता है और वो लड़की इस सब का फायदा उठाते हुए एरिक के सीने के अंदर चाकू से वार कर देती है। कुछ देर बाद एरिक को जब होश आया तो उसने देखा कि उसे पॉल संभाल रहा था। पॉल उसे वॉशरूम में लेकर गया और टॉयलेट पेपर को गीला करते हुए उसने एरिक के कान में डाल दिए ताकि एरिक को कोई आवाज ना सुनाई दे। एरिक अब मेट को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था। ऐसे में एरिक का पैर किसी फ्लैशी चीज से टकराता है और वो भी यहाँ पर स्लिप हो जाता है और उसके स्लिप होते ही कोई ना दिखने वाली चीज, कोई पावर उसे खींचते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है और डुबा देती है। पॉल ने दूर से हल्का फुल्का सा नजारा देखा था। अब उसके साथ ये सब ना हो जाए उसके लिए वो अपनी पेंटिंग लेता है और अपने आप को घर के पिलर के साथ अच्छी तरह रस्सियों से बांध लेता है ताकि वो आवाजें इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सकें। आवाजें तो बहुत आई पर इन रस्सियों ने अपना काम दिखाया। पॉल के हिप्नोटाइज होने के बावजूद भी पॉल समुद्र की तरफ नहीं बढ़ा। सुबह हो जाती है, पॉल को होश आ जाता है। वो अपने आप को रस्सियों से आजाद करता है
और तभी उसके माइंड में फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि पॉल ने पहले ही पुलिस को एरिक की तस्वीर देते हुए उनके यहाँ आने का बता दिया था, क्योंकि उसे एरिक पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि एरिक जरूर उसे धोखा देगा। वो एरिक को पकड़वाना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो खुद ही फंस गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तीनों लड़कियां समुद्र के बिल्कुल बीच में खड़ी हुई गाना गाते हुए उसे अपनी तरफ बुला रही थी। ये वैसे ही मिलती जुलती आवाजें थी जिसे ये लोग पहले सुन रहे थे। पॉल भी हिप्नोटाइज हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और आखिर वो लड़कियां उसे एकदम से पानी के अंदर खींच लेती हैं। पानी के अंदर देखने को मिला कि ये लड़कियां आम लड़कियां नहीं थी। असल में ये मरमेड थी जो लोगों को इस तरह अट्रैक्ट करके यहाँ डुबा दिया करती थी। अगले सीन में हम डेनिस को उसी समुद्र के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। उसका पैर इस टाइम बहुत ज्यादा जख्मी था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो, लेकिन फिर भी वो बच गई थी। वो अपने ही कपड़े फाड़ते हुए अपने जख्म को बांध देती है और अब इस घर में आती है तो देखती है कि इस घर में तो कोई भी नहीं था। उसका कोई साथी नहीं था और जिस पेंटिंग को वो इतनी मेहनत से चुरा कर लाए थे वो पेंटिंग यहाँ दीवार पर लगी हुई थी। और तभी एकदम से ना दिखने वाली चीज आकर डेनिस को भी खींचते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है और डुबा देती है। मूवी के कुछ कट सीन में हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जो असल में मरमेड की ही पेंटिंग थी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि इस पेंटिंग के अंदर पूरी कहानी बसी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।